जिस तरह से विक्रमोत्सव भारतवर्ष का सबसे बड़ा लोकोत्सव है, तो एक फील कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये ले जाना, इसको एशिया के सबसे लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट फेस्टिवल के रूप में मान्यता। इस तरह से विश्व गुरु की तरफ देश बढ़ रहा है। मेरा कहना है विश्व गुरु तो हम बचपन से हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। आज हम बात करेंगे विक्रमोत्सव की। हम बात करेंगे विक्रमोत्सव के भव्य आयोजन की, इसके वैभव की। जिस तरह से महादेव का जो महोत्सव है, यानी कि महाशिवरात्रि 26 फरवरी, इससे विक्रमोत्सव की शुरुआत हो रही है। और समापन की अगर हम बात करें तो सृष्टि का आरंभ, वर्ष प्रतिपदा 30 मार्च को समापन। कैसा आयोजन होगा, किस तरह से इसकी भव्यता होगी, हमारे साथ में खास शख्सियत है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार और विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्री राम तिवारी साहब। उनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है सर। जिस तरह से विक्रमोत्सव लगातार पिछली साल भी मनाया गया, लेकिन इस बार उसकी भव्यता, उसका वैभव कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग अंदाज से, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपकी रूपरेखा है। किस तरह से चीज़ें होंगी? ये पिछले बरस से नहीं बल्कि विक्रमोत्सव लगभग 18 वर्षों से चल रहा है और इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही की थी जब वो उज्जैन विकास प्राधिकरण से उनका संबंध था, और उसके पहले तब वो अपने राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर रहे थे। विक्रमादित्य है, महाकाल है, उज्जैन है, तो मुख्यमंत्री के भी एक तरह से आत्मा का हिस्सा है, अनन्य संबंध है। दूसरी बात, महाशिवरात्रि के साथ पिछले वर्ष हमने इसको जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन पिछले वर्ष कुछ दिन पहले से हमने इसको शुरू किया था, क्योंकि आचार संहिता का दौर होने वाला, चुनाव का दौर होने वाला था, तो राजनीतिक गतिविधियों के कारण थोड़ा पहले करना पड़ा। लेकिन शिवरात्रि से शुरू करने के साथ हमने एक भूल सुधार का भी प्रयास किया है, क्योंकि विक्रमादित्य है, उज्जैन है, महाकाल है, ये सब आपस में एक अनन्य आत्मीय संबंध वाला विभूतियाँ हैं। तो जब विक्रमादित्य की बात हो, विक्रमोत्सव की बात हो और महाशिवरात्रि की बात न हो, तो ये कोई तर्क संबंध नहीं था। तो पिछले साल से हमने इस भूल सुधार का प्रयास किया था, और इस बार तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम महाशिवरात्रि के साथ, शिवार्चन के साथ विक्रमोत्सव की शुरुआत करने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि मध्य प्रदेश में जितने भी प्रमुख शिवरात्रि मेले, क्योंकि महाशिवरात्रि तो लगभग शायद भारतवर्ष का सबसे बड़ा लोकोत्सव है, सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। तो मेरी जानकारी में नहीं है कि जो भी हिंदू समाज से आते हैं, जो सनातन परंपरा से आते हैं, उसमें से लगभग 99% लोग, 95% लोग जो हैं वो महादेव के साथ, और कम से कम खास करके उस दिन तो अपने आप को जोड़ने का प्रयास ही करते हैं। तो हमने महाशिवरात्रि से इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सारे जो प्रमुख शिवरात्रि मेले हैं उनको साथ जोड़कर और उन भारतीय समाज के मनोभाव के साथ विक्रमादित्य और उनके जो तमाम जो आयाम हैं उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये
ये सर पहला मौका है कि क्योंकि जिस तरह से सीएम साहब का ये कहना है कि न केवल उज्जैन में विक्रमोत्सव आयोजित किया जाता है, बल्कि इसकी जो भव्यता है, जो इसका वैभव है, पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग अंचल में, चाहे बुंदेलखंड की हम बात कर लें, हम बघेलखंड की बात कर लें, वहाँ तक इसको ले जाया जाए, तो एक फील कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये ले जाना। देखिए भाव ये है, देखिए विक्रमादित्य जो हैं तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे जो लोकोत्तर पुरुष हैं, देवता हैं, वो तो देवता ही हैं, तो विक्रमादित्य भी उसी तरह से समादृत है। वो विक्रमादित्य राजा नहीं है, संयोग से हमने सम्राट और महाराजा शब्द में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो है गणनायक। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है राजा नहीं है, गणनायक है, गण प्रमुख है, उसी तरह से विक्रमादित्य रहे और लोकतंत्र की परंपरा को उन्होंने किया है। तो जो सांस्कृतिक जो आयोजन है, हमारी कोशिश ये है कि हम एक किसी विशेष सभागार में, किसी एसी वाले सभागार में या जो 200-400-500 के सभागार में करने का हमारा कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोक समाज से जुड़ें। तो महाशिवरात्रि के साथ साथ हमारा ये प्रयास भी है कि हम जो हमारी जो गतिविधियाँ, सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं, वो एक तरह से वातानुकूलित कक्षों से निकलकर ग्राम समाज तक, लोक समाज तक जाएं और हम उनसे जुड़ें। आपने बहुत बेहतर बात की है कि वो राजा नहीं है, महाराजा नहीं है, गणनायक कहेंगे, गणना की बात होगी। तो गणना को लेकर जिस तरह से अगर हम हिंदू कैलेंडर की हम बात करें, उसको लेकर भी तमाम सारी चीज़ें, हालांकि हमने 2024 में देखा कि किस तरह से जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें विक्रम संवत को भी जोड़ा गया है। तो क्या जो तमाम सारी चीज़ें होंगी, तमाम सारे इतिहास के लोग वहाँ पर आएंगे, तो क्या इस गणना को लेकर भी पूरी तरीके से जो हिंदू कैलेंडर हो उसको मान्यता मिले? मिलना ही चाहिए। और इसका प्रयास तो हम तो कई वर्षों से कर रहे हैं और शोधपीठ ने पिछले 3-4 वर्षों से विक्रम पंचांग का प्रकाशन भी आरंभ किया है। इस बार भी वो प्रकाशित होगा। तो दूसरा जो गणना का विषय है, देखिए ये हिंदुस्तान जो है, अब आज़ाद भारत जो है हमारा, वो भी एक तरह से वयस्क भारत की तरफ हमारा आगे बढ़ना है, अग्रसर हो रहे हैं। तो बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे जो बेड़ियाँ हैं विचारधारा की या राजनीतिक या आर्थिक गुलामी की, उससे हमको, भारत को और भारत के जो निवासी, हम सबको बाहर आना ही चाहिए। इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, उस पर ये विचार जरूर होना चाहिए कि वो किन के बारे में सूचना दे रहा है। जैसे ईस्वी सन है, तो एक तो ये कि उज्जैन से फिर बात करूँगा कि उज्जैन जो है या महाकाल जो है, सृष्टि के आरंभ से, कल्प के आरंभ से ही पृथ्वी पर अवस्थित है। और अभी ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है, मोनाश यूनिवर्सिटी, उसने भी अभी जो खोज किया है, वो हमारी ही बात को उन्होंने एक तरह से सत्यापित करने का प्रयास किया है कि पृथ्वी का जो सृजन है, अस्तित्व जो है, वो लगभग 450 करोड़ साल पहले से है और लगभग 310 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का जो भूभाग है, जो समुद्र तल में था, समुद्र में था, जो हम पाताल और समुद्र बात करते हैं रसातल की, तो वो उभर कर 310 करोड़ वर्ष पहले सिंहभूम, झारखंड और मध्य प्रदेश में नर्मदा के जो कछार है, वहाँ पर सामने आता है। तो यही बात तो भारतीय परंपरा में, कालगणना की परंपरा में कह रहे हैं। यदि हम भारतीय कालगणना के हिसाब से यदि हम बात करें, तो जो लगभग 2 अरब वर्ष की गणना तो हमको सहज मिल जाती है कि साहब पृथ्वी में और आबादी का जो अस्तित्व है। और अभी संयोग से नेचर पत्रिका जो है, तो उसने भी इस बात को सत्यापित करने का प्रयास किया है कि मानव बसाहट जो है वो लगभग 2 अरब वर्ष पहले से है। तो दुनिया घुमा घुमा के मान रही है। हम जो बात कहना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं, पहले उसको कपोल कल्पना मान लिया था। तो हमारा प्रयास है कि भाई कम से कम राष्ट्रीय कैलेंडर में विक्रम संवत को, जो कि सर्वथा कालगणना की अचूक पद्धति पर आधारित है, वैदिक परंपरा पर आधारित है, उसको तो अंगीकार करो आप।
ये आपकी मजबूरी होगी कि चलिए आपको ईस्वी सन को स्वीकार करना, करिए आप, उसके अपने कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण भी होंगे। लेकिन शक संवत जो कि ईसा के भी बहुत बाद में हुआ है, तो कम से कम उन किसी को मत हटाइए आप, कम से कम विक्रम संवत को आप अंगीकार कीजिए जो एक वैज्ञानिक पद्धति से, तो दुनिया मान रही, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अनुरोध है और भारत सरकार भी जो है इस दिशा में विचार कर रही है और हमारा विश्वास है कि विक्रम संवत को जल्द ही राष्ट्रीय जो कैलेंडर है उसमें भी अंगीकार करने का जल्दी ही घटना घटेगी। सर बिल्कुल, आप जो तमाम सारी चीज़ें अब उज्जैन के लिए हो रही हैं, महाकाल और फिर चाहे विक्रमोत्सव हो, इस तरह का आयोजन हो, और दूसरी तरफ लगातार कुछ सालों से, कुछ दिनों से जो एक पूरा माहौल इस देश में बना है कि विश्व गुरु को लेकर, क्या, मेरा सवाल सीधा सा ये है कि क्या उज्जैन वो जगह है विक्रमोत्सव के जरिए, महाकाल के जरिए, उस भूमि के जरिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जरिए, कि यहाँ से एक शुरुआत उस दिशा में, क्यों जो चीज़ें हो रही हैं यही तो विश्व गुरु बनाते हैं देश को। देखिए, राजनीतिक जवाब मैं नहीं दूंगा जी, लेकिन निश्चित रूप से इसमें चाहे माननीय प्रधानमंत्री हों, मोदी जी हैं और संघ है और तमाम जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी है, तो ये सब मिलजुल कर भारतीय गौरव का, भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का, उसके प्रतिष्ठापन का बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं और सभी संभव दिशाओं में काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले एक वर्ष में इस कार्य को ज़्यादा गति मिली है और ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय कालगणना की जो पद्धति है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में पिछले वर्ष 29 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लोकार्पित किया और इस बार हमारा प्रयास होगा कि वैश्विक 40 से अधिक भाषाओं में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को हम सुपरिचित कराने जा रहे हैं एक ऐप के रूप में और हमारा प्रयास जल्दी ही होगा कि उसकी जो घड़ियाँ हैं वो भी हम लोग समाज के सामने लेकर आए, तो कोशिश है। चलिए सर, वापस विक्रमोत्सव पर आते हैं। किस तरह का आयोजन, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी इस बार विक्रमोत्सव में, चाहे इतिहास से जुड़े लोग हों, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो, और वैसे भी वहाँ का जो व्यापार मेला है वो पूरे देश में विख्यात हो चुका है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने कि इस बार के विक्रमोत्सव में उज्जैन में इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन हो? देखिए, एक तो विक्रमोत्सव पिछली बार ही इसको एशिया के सबसे लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट फेस्टिवल के रूप में मान्यता मिली है। इस बार जो हमारी गतिविधियों का और बहुआयामी गतिविधियों का जो विस्तार हुआ है, तो लगभग ये 125 दिन की गतिविधियां होने जा रही हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा समारोह नहीं है। लेकिन इसमें जो हम लोग जो जोड़ना चाहते हैं कि एक सिंगुलर फॉर्म की गतिविधि नहीं हो रही है कि सब कविताओं का, सब महीने भर का समारोह करें या 10 महीने का करें, और न राज्य जो है वो इस तरह की समारोहिक गतिविधियों में खुद को इन्वॉल्व भी करता है, एक उसकी सीमा है। लेकिन विक्रमादित्य हमारे पास एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके जीवन के बहुआयाम हैं। जैसे विक्रम संवत की हम बात करें तो इसके पीछे 2-3 घटनाएं हैं, फिर मैं समारोह में क्या क्या होने वाला उस पर बताता हूँ। तो इसके पीछे एक तो ऐसा कि जो विदेशी शक हैं जिन्होंने भारत भूमि पर कब्जा किया था, भारत के व्यापार को, भारत की संस्कृति को, परंपरा को ध्वस्त करने का काम किया था, तो उनको निर्णायक रूप से खदेड़ कर, भगा कर विक्रमादित्य ने अपने भारतवर्ष को पराधीनता से मुक्त करने का बड़ा प्रयास किया था और सफल प्रयास किया। तो बल्कि हम यदि उसको पहला स्वाधीनता सेनानी भी माने तो कोई अनुचित नहीं होगा। वही समय है, विक्रमादित्य का ही समय है जब हिंदी आकार लेना शुरू कर रही है। कालिदास की कृतियों में अपभ्रंश के रूप में हिंदी के बहुत सारे वर्षन हमको देखने को मिलते हैं। वही समय है जब ये विक्रम संवत की स्थापना हो रही है और वही समय है जब विक्रमादित्य ने संवत प्रवर्तन के पहले राज्य की जो प्रजा है और राज्य के जो उद्यमी हैं
जो विदेशी शासन के कारण कर्जदार हो गए थे, व्यापार धंधे बंद हो गए थे, तो उनको अपने निजी कोष से, सार्वजनिक कोष नहीं, निजी कोष से उनको ऋण मुक्त करने का काम हमने किया। दूसरा, उद्यमी जो हैं ऋणग्रस्तता के कारण जो अपने व्यवसाय को बंद करके बैठ गए थे, उनको फिर से वो चालू कर पाए, उसके लिए अतिरिक्त रूप से हमने राशि उपलब्ध कराई। तो हमारे यहाँ जो मान्यता है कि हम किसी की जन्म तिथि या मृत्यु तिथि से संपत्ति का प्रवर्तन नहीं करते। कुछ ऐसा सार्वजनिक और बड़ा काम जो लोग के कल्याण के लिए हो, तो विक्रमादित्य ने करके दिखाया। तो विक्रम संवत की जो काल गणना है, जो व्यवस्थापन है, प्रबंधन है, वो तो वराहमिहिर और उन जैसे जो खगोल शास्त्री रहे हैं उन्होंने किया है। लेकिन समाज ने कृतज्ञतापूर्वक, विक्रमादित्य ने नहीं कहा कि मैं अब राजा तो खैर थे ही नहीं, पर मैं गणनायक हूँ या राष्ट्र प्रमुख हूँ तो मेरे नाम से कुछ चलाओ, ये उनका नहीं है जी। समाज ने चालू किया, पहले वो कृत संवत के नाम से उसको किया, और फिर उसके बाद वो 7-8 वर्षों में ही फिर विक्रमादित्य के नाम से वो विक्रम संवत प्रवर्तित हुआ। तो लोक समाज ने किया। दूसरा, विक्रमादित्य के जो जीवन के बहुत सारे आयाम हैं, नवरत्नों के रूप में हम जान सकते हैं, देख सकते हैं कि उनके सभा में अमर सिंह जैसे लोग जिनने शब्दकोश अमरकोश का निर्माण किया, वररुचि हैं जो साहित्यकार हैं, कालिदास जो साहित्यकार हैं, शंकु हैं या वेताल भट्ट हैं जो एक तरह से सुरक्षा करता है राज्य की, शौर्य का भी संबंध उनका है। तो न्याय वाले लोग भी हैं उसमें, और इसके साथ साथ जो रासायनिक हैं, कीमिया अगर इसको हम कह सकते हैं, तो वो लोग भी हैं, विज्ञान वाले लोग भी हैं। और एक और उनके सभा में उनके साथ जो संबंध मिलता है वो है धूर्त शिरोमणि का, मूलदेव भी उसमें है। तो कालिदास भी हैं, वराहमिहिर भी है, वररुचि भी हैं, धन्वंतरी भी है, इसके साथ साथ मूलदेव भी हैं। तो मूलदेव एक तरह से लंपट है, सब जो भी कुछ और चतुर हैं, आज हम भी जिस तरह से समझें। और उनके बारे में सांची स्तूप में अभिलेख भी मिलते हैं। और उन्होंने ही बातों बातों में जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम जो शासक थे, बृहद्रथ, जो असफल हो रहे थे और समाज का कल्याण नहीं कर रहे थे, तो उनके पराभव में भी बहुत ही साफ और सुस्पष्ट भूमिका मूलदेव की रही है। तो अब विक्रमोत्सव में हमने विक्रमादित्य के माध्यम से जीवन के तमाम संभव आयामों में गतिविधियां करने का प्रयास करने जा रहे हैं। साहित्य की गतिविधियां हैं, संगीत की हैं, नृत्य की है, नाटक की है, पुरातत्व की हैं, विज्ञान की हैं, खगोल विज्ञान की हैं, ज्योतिर्विज्ञान की हैं। इसके साथ साथ जनजातीय समाज से जो उनकी गतिविधियां हैं, उनके जो समृद्धि है, उसको हमने जोड़ने का प्रयास किया है। लोक समाज, तो क्योंकि विक्रमादित्य के ही समय में आप आश्चर्य करेंगे कि उनका जो महल है या उनका जो परिवार है, जो सभा है, वो तो सब संस्कृत में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जो उसी वक्त कहा कि भाई हिंदी के सिलसिले की जो शुरुआत है वो भी विक्रमादित्य के समय से, कालिदास के समय से चालू होती है। तो वो जो लोक परंपरा है उसका भी जो सम्मान करना है वो भी उन्होंने किया। तो ये सब भी हमारी गतिविधि, बोलियों का कवि सम्मेलन भी है, हिंदी का कवि सम्मेलन भी है, आदि अनादि पर्व के रूप में जैसे संस्कृत संचालन निगम को सहयोग मिल रहा है, हर बार ही मिलता है, तो संस्कृत विभाग के हिस्सा है, तो उनकी गतिविधियां होने जा रही हैं। तो उज्जैन और मालवा के जो कलाकार हैं, तो अधिकतम संभव कलाकारों को हमने जोड़ने का पिछले बार प्रयास किया, इस बार में करने जा रहे हैं ताकि सबको लगे कि यह आयोजन उनका है। ये भी हैं। फिर इसके साथ साथ जो पॉपुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो जैसे शुरुआत ही हम जो करने जा रहे हैं, तो शिवमणि, आनंद शिवमणि हैं जो शायद अकेले देश के और दुनिया के सबसे बड़े ड्रमर हैं।
और उसके साथ साथ हंसराज रघुवंशी हैं जो शिव पर गायन के लिए बहुत ही सुख्यात हैं। और 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा के दिन जो हमारी गतिविधियां जो अभी उज्जैन से केंद्रित होंगी, तो जैसे महाशिवरात्रि से हमने पूरे मध्य प्रदेश के लोक समाज से जुड़ने की कोशिश करने जा रहे हैं, हम फिर 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा के दिन, क्योंकि सृष्टि के आविर्भाव का दिन भी है, वो उज्जैन के गौरव दिवस भी है, तो फिर से हम पूरे मध्य प्रदेश में अपनी गतिविधियों को हम समाज के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो उसमें स्कूल शिक्षा विभाग है, तो एक तो विक्रमोत्सव में शासन के लगभग सभी विभागों का हमको सहयोग मिल रहा है, और बगैर उसके अब करने की स्थिति में भी नहीं है। तो वो होगा, फिर ये बड़ा विज्ञान मेला होना है, व्यापार मेला होना है, क्योंकि विक्रमादित्य के समय में उज्जैन और मालवा जो है वो गोल्डन ट्रैक पर था, गोल्डन रूट पर था, और रत्नों का व्यापार, खेती किसानी, अनाज का व्यापार, वस्त्रों का व्यापार, ये बड़े पैमाने पर होता है। तो हमारी कोशिश है कि हम सर आखिर में क्या तमाम साहित्यकार, इतिहासविद भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ की जो भी मंथन होगा, चिंतन होगा, तो उनको समाहित किया जाए। फिर जैसे मैंने पहले सवाल किया था, देश को लेकर, दुनिया को लेकर कि किस तरह से विश्व गुरु की तरफ देश बढ़ रहा है, तो वो भी सारे संग्रह किया जाएगा कि उनसे जो चर्चाएं यहाँ पर होंगी। देखिए, एक तो मेरा कहना है विश्व गुरु तो हम बचपन से हैं, कोई नया किस्सा नहीं है। तो ये तो हम जो पश्चिम के विचारधाराओं का अंधेरे का जो घटाटोप है, अंधेरा है, उससे हम बाहर निकलकर अपनी ज्ञान परंपराओं को, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्प्रतिष्ठापित करने, पुनर्परिचित करने का काम कर रहे हैं। तो सिर्फ उतना है कि हीरा है, हीरे के ऊपर या सोने के ऊपर मिट्टी की परत चढ़ी हुई है, कुछ बात, तो उसको साफ सूफ करके हम रखने जा रहे हैं। तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों, वो सब बड़े पैमाने पर अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। अंतिम जो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमने लोक के साथ जुड़कर विक्रमोत्सव की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके बाद जो बात मैं कह रहा था विक्रमादित्य ने कैसे संवत्सर का प्रवर्तन किया, तो ये पहला संवत्सर होगा जो किसी अपने नए साल की शुरुआत में कोई पार्टी शार्टी करने नहीं जा रहा है। राज्य का यह संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री का यह संकल्प है कि 30 मार्च से ही जल गंगा संवर्धन अभियान का आरंभ होगा। उसमें शासन के जो तमाम विभाग, जल संसाधन है, समाज कल्याण, पंचायत, वन विभाग, बहुत सारे लोग हैं, वो सब उसके सहभागी होंगे। पर्यावरण विभाग भी होगा, और पूरे मध्य प्रदेश में जल के संरक्षण के साथ साथ, जमीन के संरक्षण के साथ साथ गतिविधियाँ होंगी। तो सांस्कृतिक गतिविधियाँ उस तरह से नहीं होंगी, कुछ थोड़ी बहुत होंगी, लेकिन मोटे तौर पर वो एक लोक समाज के लोकव्यापी कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद सर इस उपयोगी जानकारी के लिए और पब्लिक फर्स्ट से जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारी भी टैगलाइन है सर्वदा भारती। और जिस तरह से श्री राम तिवारी सर ने बताया कि गणना, खास तौर पर विक्रमादित्य को आप किसी राजा और महाराजा से मत जोड़िए, उसको आप गणना से जोड़िए, और गणना का जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए आप सभी भी विक्रमोत्सव से जुड़िए, और जो भव्य आयोजन है, जो वैभवशाली आयोजन है, आप भी उसके सहभागी बनिए। इस खास चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारती। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।
सर्वदा भारतीय।